स्वागत है आप सभी लोगों का समावेशी पाठशाला एसपी क्लासेज में। फ्रेंड बता देना चाहता हूँ यह समाज विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम लेके आए हैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। रीट परीक्षा 2025 जो 27 फरवरी को होने वाली है। तो फ्रेंड बता देना चाहता हूँ यह क्वेश्चन कुछ चुनिंदे क्वेश्चन जो लिए गए हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को जरूर कुछ मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स लेवल 2 के लिए है और समाज विज्ञान इसमें मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और एशियन हिस्ट्री दोनों हिस्ट्री कुछ क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, इस नए यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखिए लिखा हुआ है अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567 से 1568 के समय वहाँ का शासक कौन था बताइए। फ्रेंड वहाँ का शासक था महाराणा उदय सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा उदय सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड, इसके पहले हम एक्सप्लेनेशन जरूर करेंगे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा फ्रेंड। चलिए देखिए लिखा हुआ फ्रेंड, लिखा फ्रेंड 1540 से 1572 तक महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ पर शासन किया। किस पे? मेवाड़ पर। उदय सिंह के शासनकाल में 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी को देखे लिखा है अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ और 25 फरवरी 1568 को अकबर ने किले पर क्या किया? अधिकार कर लिया। अकबर ने किले पर अधिकार कर लिया। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए लिखा है, लिखा है कि देखिए किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी अकबर। यानी किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखना। तो ये है देखिए अकबर, अकबर के शासनकाल को कहा जाता है स्वर्ण युग का। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है अकबर को। चलिए एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि देखिए लिखा फ्रेंड मुगल बादशाह अकबर क्या थे? मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर ने भारत में दरबारी इतिहास लेखन की क्या किया है? परंपरा प्रारंभ की और उसने फौजी के नेतृत्व में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते फ्रेंड। देखिए लिखा है कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? बताइए 6 बार भारत की यात्रा की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी टेवरनियर ने आक्रमण 17वीं शताब्दी में, अगर हम कह सकते हैं फ्रेंड कि टेवरनियर फ्रांसीसी यात्री रत्न व्यापारी तथा 17वीं शताब्दी में भारत के साथ क्या किया था? व्यापार के अग्रदूत थे। मतलब हम कह सकते हैं कि टेवरनियर फ्रांसीसी यात्री रत्न व्यापारी तथा 17वीं शताब्दी में भारत के साथ व्यापार के अग्रदूत थे। उन्होंने 1638 से 1668 के बीच भारत की 6 कठिन यात्राएं की तथा शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में व्यापक रूप से यात्रा की। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आईने अकबरी, यानी कि आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी 66, यानी 66 जो है किए हैं। चलिए व्याख्या के माध्यम पढ़ते हैं। देखिए लिखा है फ्रेंड व्याख्या कि अकबर ने समस्त राजपत्रित अधिकारियों को प्रारंभ में 10,000 तक के मनसबों को क्या किया है? के लिए मनसबदारों की 66 श्रेणियों में विभाजित वर्गीकृत किया। ठीक है था, परंतु व्यापार में केवल 33 श्रेणियों क्या थी? 33 श्रेणियाँ ही थी। अबुल फजल भी मनसबदारों की या मनसबों की संख्या 66 बताते हैं, लेकिन उन्होंने उल्लेख सिर्फ 33 मनसबों का ही किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था बताइए। कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? क्या टोपे किए थे या फिर लक्ष्मीबाई या फिर नाना साहब या कुंवर सिंह बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी। राइट आंसर हो जाएगा सी, नाना साहेब ने किए थे। चलिए व्याख्या मतलब समझते हैं। देखिए लिखा है कानपुर में 5 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत नाना साहब ने नेतृत्व में हुई थी। नाना साहब के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, इस समय कानपुर में अंग्रेजी सेना का जो है फ्रेंड कमांडिंग ऑफिसर सर ह्यूग ह्यूएल
सर ह्यूग व्हीलर था, जो क्रांतिकारियों की सेना से लड़ते हुए मारा गया। ठीक है, कानपुर में नाना साहब की सहायता तत्ता टोपे ओम अलीमुल्लाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, विष्णु भट्ट गोडसे थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लिखा है कि 1857 के दौरान लिखी गई पुस्तक माझा प्रवास के लेखक विष्णु भट्ट गोडसे थे। इस पुस्तक में 1857 संबंधित 84 नियमों की सूची के बारे में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है महान नागा महिला गिंडालियू को रानी की उपाधि किसने दी थी? तो राइट आंसर इसको जो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्लेनेशन के बाद हम समझेंगे। देखिए लिखा है फ्रेंड्स, लिखा कि पूर्वोत्तर में नागाओं ने जदोनांग यानी कि यदुंगनांग के नेतृत्व में सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया था और इसे जियाल रंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए हम कह सकते हैं फ्रेंड, देखिए जदोनांग, क्या लिखा है? जदोनांग को फांसी देने के बाद उनकी बहन 13 वर्षीय, ठीक है ना, 13 वर्षीय नागा लड़की गाडिनेलियू ने सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे बाद में जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? बताइए। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी मराठी भाषा में, याद रखिएगा। देखिए लिखा है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ की रचना गुजराती में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड लिखा है ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 1858 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखना, 1858 में। आइए व्याख्या का मतलब समझते हैं। देखिए लिखा है फ्रेंड कि सन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद ने 1858 में कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए थे एवं भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखिए भारतीय संविधान लागू किया गया। तो भारतीय संविधान लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान हमारा क्या हुआ? लागू किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था बनकर तैयार हुआ था। जो 26 नवंबर जो था वो 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ था? बनकर तैयार हुआ था। पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ेंगे। देखिए लिखा है, व्याख्या पढ़ लेते हैं। 26 जनवरी 1930 को देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ये गलत इसमें दिया है। तो 26 जनवरी 1950 को देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस दिवस को ऐतिहासिक बनाए रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी को ही लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ेंगे। देखिए लिखा है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारतीय संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 51 ए में नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? बताइए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 10। देखिए व्याख्या मतलब समझेंगे। लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों का परिवर्तन नहीं किया गया था। 22वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 ए में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जबकि वहीं पे देखेंगे 86वें संविधान संशोधन विधेयक 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है। आप लोग कमेंट बताइए, 11वां मौलिक कर्तव्य का नाम बताइए, कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं फ्रेंड। लिखा हुआ कि भारतीय निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? बताइए। तो राइट आंसर हो जाए 26 नवंबर 1930 को। 26 इसका 9 दिसंबर 1946 को जो है आयोजित की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को। आइए व्याख्या का मतलब समझते फिर। लिखा हुआ कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 ईस्वी में संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया। वहीं पे संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर पढ़ेंगे। देखिए लिखा फ्रेंड, लिखा है भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या टोटल कितनी थी? तो 6 थी। व्याख्या लिखा है, देखिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाने के बाद इनकी संख्या 6 रह गई।
44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, लिखा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं बताइए। प्रजातांत्रिक है, मूल अधिकार का कर्तव्य पता नागरिक को, रोजगार की सुरक्षा या स्वतंत्र न्यायपालिका। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, मूल कर्तव्यों का एवं कर्तव्य जो है ये नहीं होगा भारतीय संविधान की विशेषता। व्याख्या देखिए पढ़ेंगे फ्रेंड, व्याख्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए समझिएगा। देखिए लिखा है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार, देखिए कौन कौन हो सकती है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा संविधान है ही अपना, सबसे बड़ा संविधान अपना भारत का संविधान है। संघात्मक व्यवस्था है, एकल नागरिकता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वयस्क मताधिकार और मौलिक अधिकार, ये सब आएंगे। और DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिया गया है। संविधान के विभिन्न स्रोत भी हैं और संशोधात्मक जो ब्रिटेन शासन व्यवस्था से लिया गया है, संशोधात्मक शासन व्यवस्था है। ये सब फ्रेंड्स आ जाएंगे। आइए देखिए लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है बताइए। तो ये 25 होगा, राइट आंसर इसका 25 होगा। देखिए व्याख्या में लिखा है, व्याख्या में लिखा है राजस्थान से लोकसभा के लिए 25 तथा राज्यसभा के लिए 10 सीटें निर्धारित हैं। विभिन्न राज्यों का लोकसभा में स्थानों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है, जिसका आधार 1971 की जनगणना 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा प्रावधान किया गया कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या जो है 2026 तक यथावत बनी रहेगी। तो देखिए फ्रेंड लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है बताइए कैसे। तो भारत का राष्ट्रपति देखिए संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। देखिए लिखा है, व्याख्या में लिखा है फ्रेंड, लिखा है एक्सप्लेनेशन लिखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं, जो नवीनतम सदस्य व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। वहीं पे राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बना के यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है बताइए। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है बताइए। तो पहला देखिए प्रमुख सेनाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर हो जाए राष्ट्रपति। प्रमुख सेनाध्यक्ष होता है ये राष्ट्रपति, अपने प्रेसिडेंट होते हैं। तो वर्तमान में इस समय प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू हैं। चलिए फ्रेंड व्याख्या पढ़ते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका के सर्वोच्च अधिकारी हैं। वे भारत की तीनों सेनाओं थल, वायु और नौसेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर राष्ट्रपति। देखिए फ्रेंड्स ज़्यादा समय नहीं रह गया है, 27 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला रीट परीक्षा 2025। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, ये प्रैक्टिस सेट है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, बस खाली प्रैक्टिस सेट करते चले जा रहे हैं। आप लोग देखते जाइए सबसे निगाह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अपने लिखा व्याख्या, अनुच्छेद 124(2) के तहत उच्चतम न्यायालय के यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर एवं वरिष्ठता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा फ्रेंड, राज्यसभा का सभापति कौन होता है बताइए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति होता है बताइए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है फ्रेंड बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अन्य। देखिए व्याख्या में हम कंफर्म करेंगे, लिखा है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रथम सभापति होते हैं। बिल्कुल सही, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इससे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बताइए। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एशिया। एशिया महाद्वीप जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कमेंट बताइए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। देखिए मैंने लिखा व्याख्या, एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के लगभग 30%
क्षेत्र पर विस्तृत यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप निवास करती है। देखिए लिखा है फ्रेंड, यू आकार की घाटी निर्मित होती है। बताइए यू आकार की घाटी निर्मित होती है कहाँ? तो राइट आंसर क्या होगा? नदियों द्वारा, हिमानी द्वारा, कामना हवाओं द्वारा, या फिर भूमिगत जल द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, हिमानी द्वारा होता है। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड लिखा हुआ कि हिमानी जो है अपरदन द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण नहीं होता, बल्कि देखेंगे हिम नदी अपनी घाटी स्वयं नहीं बनाती, बल्कि पूर्व स्थित नदियों की वी आकार, याद रखना वी और यू आकार दो होते हैं। तो वी आकार जो होते हैं, वी आकार की जो लिखा है ना, वी आकार की घाटी से होकर बहती है। कालांतर में हिम नदी अपने किनारों को काटती हैं और उसे यू आकार की घाटी करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, परतें किन चट्टानों में होती है? बताइए। तो परतें देखिए फ्रेंड अवसादी चट्टानों में होती है। कमेंट आप बताइए जीवाश्म चट्टानें कौन सी होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका अवसादी चट्टानें। देखिए व्याख्या लिखा हुआ फ्रेंड, व्याख्या में पढ़ेंगे हम। देखिए लिखा है कि अवसादी चट्टानों को तलछटी चट्टानें भी कहा जाता है। अवसादी चट्टानों को तलछटी चट्टानें भी कहा जाता है। और तलछटी चट्टानें उन पदार्थों से बनती है जिन्हें अनुच्छादन के साधन जैसे नदी, हिम नद, वायु आदि निम्न प्रदेशों में एकत्रित करते हैं और यह तलछट परत के रूप में एकत्रित होता है। इस प्रकार के परत के ऊपर दूसरी परत बिछ जाती है और कालांतर में दाब के चलते यह तलछट चट्टान यानी कि अवसादी के रूप ले लेते हैं। ये परतदार चट्टानें होती हैं। ठीक है ना फ्रेंड? आइए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी? बताइए। तो सबसे निचली परत होता है समताप, क्षोभ, ओजोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सबसे निचली परत हो जाएगा क्षोभ मंडल। सबसे ऊपरी परत वायुमंडल होता है। देखिए फ्रेंड लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी औसत पृथ्वी से 16 से 18 किलोमीटर लगभग मानी गई है। ऋतु मौसम संबंधी घटनाएं, सभी घटनाएं इसी परत में घटित होती हैं। तो समताप मंडल में जो है, समताप मतलब शांत, वहाँ पे हवाएं बिल्कुल नहीं चलती ज़्यादा, बहुत शांत रहता है वातावरण वहाँ का, और वहाँ पे जहाज़ें उड़ती हैं। आप लोग कमेंट बताइए उल्कापिंड किस मंडल में चलते हैं? बताइए, क्षोभ मंडल या समताप मंडल या फिर आयन मंडल या वायुमंडल या वायुमंडल। चलिए लिखा है फ्रेंड, देखिए विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक लवणता सागर मृत सागर है। वो कैसे? आइए एक्सप्लेनेशन के साथ में समझते हैं। देखिए लिखा है कि समुद्री जल में उपलब्धता लवणता के कारण समुद्री जल खारा होता है और विश्व में सर्वाधिक लवणता जो है 330% वान झील टर्की में पाई जाती है। ठीक ना? जबकि सागरों में मृत सागर की लवणता 229% सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत का कौन सा प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? बताइए। तो वो है फ्रेंड डी, दक्षिण पठार। दक्षिण पठार जो है भारत का प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन लिखा है फ्रेंड, लिखा है देखिए, दक्षिण का पठार अथवा प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार आकृति का है तथा 3 ओर से पर्वत द्वारा घिरा हुआ है और यह उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी लंबाई कितना है? उत्तर दक्षिण में 1600 किलोमीटर है तथा चौड़ाई जो है 1400 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जो संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का एक भाग है। ठीक ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए लिखा है, देखिए फ्रेंड लिखा हुआ है, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? बताइए। तो राइट आंसर पे ज्वारी वन। वो कैसे? आइए व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। देखिए लिखा है, ज्वारी वनों का यानी कि मैंग्रोव, दलदली तथा डेल्टाई वन भी कहा जाता है। ज्वारी वनों क्या कहा जाता है? एक तो मैंग्रोव, दूसरा दलदली, तीसरा है डेल्टाई वन भी कहा जाता है। देखिए इनमें सबसे महत्वपूर्ण गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदर वन है, जो सुंदरी वृक्ष की बहुलता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है। ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा फ्रेंड, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या? बताइए। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा कारण क्या है? तो राइट आंसर हुआ बी, पश्चिमी विक्षोभ। वो कैसे? आइए व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। देखिए लिखा फ्रेंड, देखिए लिखा है, भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी विक्षोभों के कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में अल्प वर्षा होती है। इसे मावट कहा जाता है। पश्चिमी चक्रवात भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आते हैं। देखिए फिर लिखा हुआ कि सुंदरी किसके उत्पादक के लिए प्रसिद्ध होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक उर्वरक के लिए। वो कैसे? देखिए
व्याख्या में लिखा फ्रेंड, लिखा हुआ है कि सिंदरी यानी कि धनबाद झारखंड में एक विशाल उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। यह कारखाना 2002 में बंद कर दिया गया है। इसके अलावा यह एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी ACC, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको है, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में, कई एग्जाम में पूछे गए हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए लिखा है, व्याख्या में लिखा है, हम पढ़ेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्य की सतलज नदी पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय जिसका बहुत उद्देश्य हो, बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे लागू की गई हैं। जो भाखड़ा व नांगल कंक्रीट के बने 2 बांध हैं, जो हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा गांव से बना बांध भाखड़ा बांध है, जबकि इसके नीचे नांगल बांध बनाया गया है। ठीक है, दोनों सतलज नदी पर बने हैं और यह एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से, बताइए। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, कोटा 12। वो कैसे, देखिए लिखा है, राजस्थान में 12 में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक होता है। 12 के अलावा झालावाड़ व कोटा में भी सोयाबीन का उत्पादन प्रमुख होता है। देखिए लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का प्रमुख उत्पादन होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नागौर में होता है। वो कैसे, आइए व्याख्या पढ़ते हैं। देखिए फिर लिखा हुआ कि नागौर जिले में भाकरी डेगाना टंगस्टन की प्रसिद्ध खान है। ठीक है, टंगस्टन वुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त होता है और यह अत्यधिक सामरिक महत्व का खनिज है। इसका उपयोग बिजली के बल्ब बनाने, इस्पात को एक मजबूत बनाने, सामरिक महत्व के हथियार बनाने में किया जाता है। देखिए टंगस्टन का मुख्य जमाव नागौर के डेगाना के रेवत एवं भाकरी तथा सिरोही के बालता, डूंगरपुर के अमरतिया, उदयपुर के कुण, पाली के बराठिया तथा अजमेर के लादेरा साकुन क्षेत्र में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है काहे को, बताइए। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है, बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए देखिए लिखा है कि वर्षा जल का संग्रहण भूमि के जल स्तर को बढ़ाने तक का सर्वाधिक प्रभावी साधन है। इसके अलावा कुछ सीमा तक वर्षा जल सिंचाई हेतु भी प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर है। तो वो है बी। राइट आंसर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। देखिए लिखा है NH नेशनल हाईवे 15 पठानकोट पंजाब से समख्याली गुजरात तक विस्तृत है। यह राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर से होकर गुजरात गुजरता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि नवीन क्रमांक के अनुसार यह नेशनल हवाई हाईवे जो लिखा है NH राष्ट्रीय राजमार्ग 11, 62 एवं 68 का भाग है। देखिए अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर क्या है। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर हो जाएगा फ्रेंड बी। देखिए शेर, इसका नाम है शेर है, तो इसका दूसरा उच्चतम शिखर हो जाएगा। तो व्याख्या मात्र हम समझेंगे फ्रेंड। देखिए लिखा कि व्याख्या हिमालय व नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो अरावली पर्वतमाला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व को प्रसारित होकर राजस्थान को पूर्व व पश्चिम 2 भागों में क्या करती है, 2 भागों में बांटती है और इसकी प्रमुख चोटियाँ निम्न प्रकार है। फ्रेंड ये क्वेश्चन यहीं तक थे। तो वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। जो त्रुटियाँ हुई होगी शुरुआत में आप लोग जरूर क्षमा कीजिएगा। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और इसको ज़रूर वीडियो देख करके जाइएगा और आपको ज़रूर इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लगभग। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए आप सभी लोग अच्छे रहिए, मस्त रहिए और आप सभी लोगों को, आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। जय हिंद।